नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब यूपी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में भारत बांग्लादेश संबंध 2.0 नई चुनौतियां और सामरिक समाधान की चर्चा करेंगे। ये हमारी वीडियो जो है पड़ोसी पहली नीति और ढाका में सत्ता परिवर्तन का विश्लेषण करती है और यह यूपीपीसीएस, यूपीएससी और यूपी की जो भी इंटरव्यू चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने बच्चों ने भी इंटरव्यू दिया है कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ ही एग्जाम्स में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा और समझ आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी। देखिए, 13 फरवरी का जनादेश एक नए युग की शुरुआत करता है। घटना यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की भारी जीत ने 15 साल की यथास्थिति को बदल दिया है। आपको पता होगा विगत 15 सालों से कौन था शासन में वहाँ पे, तो शेख हसीना शासन में थी और भारत के जो संबंध भी थे वो भी हसीन चल रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रतिक्रिया क्या है इस पे भारत की, तो बहुत ही सकारात्मक और सटीक प्रतिक्रिया ये भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का बांग्ला भाषा में बधाई संदेश केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि कूटनीतिक परिपक्वता का संदेश भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत अपनी पड़ोस पहले नीति को इस नई सरकार के साथ कायम रख पाएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम यानी कि जो मेन से एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के साथ साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो देखो, भूगोल की नियति है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। आपको पता है कि आप अपना भूगोल नहीं बदल सकते क्योंकि वो एक निश्चित होता है। एक कहावत भी है आईआर में, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, मित्र बदल सकते हैं। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, हमारा ही भाग रहा है। तो आगे इस पे हम देखते हैं। देखिए, सामरिक जोखिम क्या है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो शेष भारत से केवल एक संकरी पट्टी यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है, जो बहुत ही पतली 22 किलोमीटर की लंबी है, बस मात्र 22 किलोमीटर चौड़ाई इसकी यहाँ पे है। खतरा यह है कि ढाका में अस्थिरता का सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं पर पड़ता है। यह केवल राजनीति नहीं है बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। ये संबंध हमारे लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट रखता है भारत बांग्लादेश का। तो क्षितिज पर जो संकट के बादल हैं उसमें 4 प्रमुख चुनौतियां हैं हमारे बीच। भाई, क्या चुनौतियां इस संबंध में हमारे पास आ सकते हैं जो नई सरकार बनी है उसके साथ में हमें सुलझाना उसका। पहला, सुरक्षा। क्या पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को फिर से पनाह मिलेगी, ये एक प्रश्न है हमारे समक्ष अभी भी। दूसरी क्या है, चीन का प्रश्न है। तो चीन का जो चाइना का फैक्टर है वो क्या है, क्या नई सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बीजिंग के कर्ज जाल में फंसेगी। तीसरा क्या है, कनेक्टिविटी का मुद्दा है। क्या भारत की लाइफलाइन ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट बाधित होगी। और चौथा क्या है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर हम सामरिक चिंताओं को देखें तो पहली क्या है इसमें, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य प्रभाव। ठीक है, सुरक्षा की बात हम करें तो अतीत में बांग्लादेश की धरती का उपयोग भारत विरुद्ध गतिविधियों के लिए हुआ है, कोई नई बात नहीं है। नई सरकार के तहत यह डर है कि उग्रवादी समूहों को फिर से ऑक्सीजन मिल सकती है। अगर हम केवल पिछले जो 15 वर्ष उनको छोड़ दें तो उससे पहले जब भी सरकारें आई थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध अपनी धरती का उपयोग किया था बांग्लादेश ने आतंकवादियों के लिए। तो एक चिंता की बात रही है हमेशा के साथ। और ड्रैगन की दस्तक यानी कि चीन की फैक्ट्री की बात की जाए तो यानी कि द ड्रैगन इन द रूम, ढाका का झुकाव अगर पूरी तरह चीन की ओर हुआ तो यह भारत के लिए दोहरे मोर्चे 2 फ्रंट की चुनौती बन सकता है। आपको पता है एक फ्रंट पाकिस्तान हमेशा खुला रहता है, अगर एक और खुल जाएगा तो समस्या हो सकती है। और चीन का निवेश केवल विकास नहीं बल्कि रणनीतिक घेराबंदी का हिस्सा हो सकता है। ये हमें चीज़ें समझनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ क्या है हमारे बीच में। देखिए, एक कनेक्टिविटी की बात है और दूसरा मानवाधिकार और अल्पसंख्यक की बात करें तो कनेक्टिविटी ही कुंजी है। कनेक्टिविटी से की ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं केवल व्यापार नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के लिए रसद लॉजिस्टिक की लाइफलाइन है। किसी भी अवरोध का असर सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी प्रकार हम अगर मानवाधिकार और अल्पसंख्यक की बात करें तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षा भारत के लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। भारत सरकार इस पर कोई समझौता नहीं कर सकती। ये चुनौतियां हैं और आगे भी कुछ चुनौतियां हैं हमारे बीच। समाधान क्या है पहले हम देख लीजिए। तो समाधान की ओर की बात करें, कूटनीतिक न्याय समय यानी कि
हमें समाधान कूटनीति के माध्यम से निकालना पड़ेगा। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो चुनौतियाँ गंभीर हैं लेकिन अवसर भी कम नहीं है, सरकार नहीं है, उसके लिए भी अच्छे पड़ोसी चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, और कहीं ना कहीं आज भी बांग्लादेश भारत पर निर्भर है ना, इसको हम समझना होगा। भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इसके लिए पुरानी गलतियों से सीखकर अब रिश्तों को एक तरफा नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल बनाना होगा। तो हमें 4 सूत्रीय समाधान, 4 पॉइंट सोल्यूशन को लेकर आगे बढ़ना है। जैसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी बनानी है, सिक्योरिटी रेड लाइन खींचनी होगी अपनी, कनेक्टिविटी एज ए लेवरेज स्थापित करना होगा, वाटर डेटा इकट्ठा करना होगा। तो ये 4 फैक्टर हैं। आइए हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले देखो, पहला क्या है समाधान, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का विस्तार करना होगा। ट्रैक टू डिप्लोमेसी का विस्तार कैसे होगा, हमें सरकार से परे एक डायलॉग बियॉन्ड गवर्नमेंट पे जाना होगा। मतलब भारत को केवल सत्ताधारी दल तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विपक्षी, थिंक टैंक और नागरिक समाज, विपक्षी दलों, थिंक टैंक और नागरिक समाज के साथ निरंतर संपर्क बनाना आवश्यक है बांग्लादेश में। ठीक, और क्या कर सकते हैं, निवेश का लक्ष्य साझा आर्थिक समृद्धि होना चाहिए, शेयर्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, ना कि केवल राजनीतिक समर्थन। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हम करते रहेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। और दूसरा समाधान क्या हो सकता, सुरक्षा गारंटी और रेड लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विश्वास बहाली तो हमें करनी है लेकिन हम ट्रेड पे बात कर सकते हैं, संस्कृति पे बात कर सकते हैं, वीज़ा पे बात कर सकते हैं, हम हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद क्या होगा, नॉट नेगोशिएबल होगा। इस पर कोई वार्ता, कोई चर्चा नहीं होगी, इस पर सीधा हमला होगा। ठीक, दिल्ली को उस पर संदेश देना होगा कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारी रेड लाइन है। अविश्वास की खाई को पाटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करनी होगी हमें, और साथ ही एक नई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को तैयार करना होगा ताकि सारे काम उसके माध्यम से किए जा सके। तीसरा समाधान क्या हो सकता है इसका, तो देखो कनेक्टिविटी को विकास से जोड़ दो आप, और इससे क्या होगा, पारस्परिक लाभ और म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। देखिए ये बांग्लादेश है ना, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये भारत है, इनको आपस में गूंथ दो, आपस में ऐसा जोड़ दो कि एक इकोनॉमिक एरिया बन जाए, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए इनका आपस में। तो क्या करना हमें, ढाका को यह एहसास कराना होगा कि भारत के रास्ते नेपाल और भूटान तक पहुंचना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर है ना। कनेक्टिविटी को भारत की जरूरत के बजाय बांग्लादेश के फायदे के रूप में प्रस्तुत करना होगा कि भाई ये दिखाओ कि ये जो कनेक्टिविटी है वो भारत के लिए नहीं है बल्कि बांग्लादेश के लिए ज़्यादा लाभकारी है, तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश भारत की तरफ जाएगा। चौथा समाधान क्या हो सकता है इसमें, जल प्रबंधन और डेटा आधारित कूटनीति करनी होगी। तीसरा विवाद का अस्थायी समाधान करना ही होगा आपको अगर आप चाहते हो कि हमारे संबंध स्थायी रूप से अच्छे बने रहें। ठीक, तो हमें इसके लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार को विश्वास में लेना अनिवार्य है। ठीक है, और भावनाओं के बजाय तथ्यों पर बात करनी चाहिए। ज्वाइंट रिवर कमीशन के जरिए वैज्ञानिक डेटा के आधार पर जल बंटवारा सुनिश्चित करना ही एकमात्र रास्ता है। अगर हम ऐसा करते हैं और अपनी जल विवादों को समाप्त कर लेते हैं, उनका एक हल ढूंढ लेते हैं, तो आपसी विश्वास और संबंध मजबूत होगा ही होगा। देखिए, अब निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि देखिए बिग ब्रदर का नहीं, इस समय जा चुका है बिग ब्रदर का, खासकर बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों के लिए हमें बराबरी के साझेदार बनना है। रिश्तों में सफलता की कुंजी क्या है, संयम और पारस्परिकता है। भारत को एक संरक्षक की भूमिका से बाहर निकलकर सहयोगी की भूमिका निभानी होगी। सम्मान और संप्रभुता, सोवरेनिटी की का आदर ही इस नई दोस्ती की नींव बन सकता है। तो आप समझ रहे हैं, हमें जो एक तरफा छूट देते हैं, एक तरफा बिग ब्रदर बनने की कोशिश करते हैं, नहीं, अब कोई छोटा छोटा भाई बनना नहीं चाहता, सब क्या चाहते हैं, बराबरी की साझेदारी चाहते हैं, सब अपना हित चाहते हैं। तो हमें उस पर आगे बढ़ना होगा। अगर भविष्य की ओर लुकिंग फॉरवर्ड की बात की जाए तो हम एक प्रश्न नहीं है, क्या तारिक रहमान की नई सरकार, ठीक है, और भारत पुराने अविश्वास को मिटा पाएंगे? यह केवल सरकारों का नहीं बल्कि दो राष्ट्रों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दक्षिण एशिया में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, सभी के लिए दोनों के संबंध बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है उसे साझा करें और इस रणनीतिक विश्लेषण से जुड़ें, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें, और दूसरों के साथ भी इसमें आप वार्ता करें और उनको भी जोड़ें इसमें। नमस्कार, धन्यवाद।